जरा सोचिए, आप एक बिल्कुल सुनसान अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं। इतनी शांति है कि आपको अपनी ही सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। लेकिन अचानक आपके ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगती है। आप रुकते हैं तो आहट भी रुक जाती है। आप तेज चलते हैं, आहट भी तेज हो जाती है। और जब आप घबरा कर पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस एक ऐसा अदृश्य साया जो अब आपके पीछे पड़ चुका है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक खौफनाक घटना की गहराई में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं भैरवपुर गांव की, जहां एक पुरानी खस्ताहाल हवेली से शुरू हुए एक खौफ ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। अब भैरवपुर कोई आम गांव नहीं रह गया था। इमेजिन कीजिए, गांव के एकदम बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी है। जब भी टूटी हुई खिड़कियों से सर्द हवाएं टकराती तो एक अजीब सी सिहरन पैदा होती थी। गांव वालों के दिलों में इस हवेली का ऐसा खौफ बैठ चुका था कि वो इसके पास से गुजरने तक से कतराते थे। अफवाहें तो ये भी थीं कि वहां कोई अनदेखा साया घूमता है जिसकी आहटें बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कोई इस डर को चुनौती देने की ठान लेता है। और यही एंट्री होती है रीना की। देखिए दोस्तों, को अपनी बहादुरी साबित करने के चक्कर में रीना एक रात अकेली उस खंडहर में घुस गई। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हवेली की टूटी दीवारों पर डाली, उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई हिलती हुई नजर आई। और फिर शुरू हुई वो कदमों की आहट जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रीना किसी तरह वहां से भाग तो निकली, लेकिन अनजाने में वो अपने साथ उस खौफनाक आहट को हवेली के बाहर ले आई। रीना के वापस आने के बाद ये आहट सिर्फ उस खंडहर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। रघु नाम के नाई के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक रात रघु तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। हिम्मत जुटाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साया खड़ा था जिसकी आंखें गहरी और हरी चमक रही थीं। उस साए ने उसे एक सीधी चेतावनी दी, रघु, तेरा समय आ गया है। इस वाकये ने रघु को इस कदर डरा दिया कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। अब यहाँ विश्वास और खौफ का एक बड़ा दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। गांव के स्कूल मास्टर अनिरुद्ध पक्के तर्कवादी थे। उनका सीधा सा मानना था कि भूत प्रेत महज अंधविश्वास हैं। लेकिन उनका ये लॉजिक तब हवा हो गया जब एक रात खाली सड़क पर उन्हें अपने ठीक पीछे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था सिवाय एक खौफनाक फुसफुसाहट के, जिसने कहा, तू बच नहीं पाएगा। मतलब साफ था, ये अनजानी शक्ति किसी के विश्वास या अविश्वास की मोहताज नहीं थी। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि खौफ का ये संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा था। हर गुजरती रात के साथ एक नया शिकार बन रहा था। पहली रात एक निडर लड़की, दूसरी रात एक साधारण नाई, तीसरी रात एक पढ़ा लिखा मास्टर और चौथी रात अमर नाम का एक ड्राइवर। आपका पेशा क्या है, आप क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये खौफ एक महामारी की तरह पूरे भैरवपुर को निगलता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अब ये आहट रास्तों से निकलकर लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुकी थी। एक शाम की बात है, सविता अपने आंगन में दिया जला रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। उस घुप अंधेरे में सविता को कोने में एक डरावनी औरत दिखी, काली साड़ी पहने हुए, जिसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वो औरत कान में फुसफुसा रही थी कि कोई उसे लेने आ रहा है। खौफ अब अपना रूप बदल रहा था और ज्यादा व्यक्तिगत होता जा रहा था। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो मोहन नाम के एक शख्स ने धार्मिक मंत्रों की मदद से इस बुरी शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा। हवेली की सीढ़ियों पर पड़ी लोहे की जंजीरें हवा में खुद ब खुद बुरी तरह हिलने लगी और देखते ही देखते दीवार पर खून से लिखी हुई एक चेतावनी उभर आई, आहट से बचना नामुमकिन है। ये घटना एक साफ मैसेज थी कि जो भी इस शक्ति से टकराएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरे सिलसिले में एक घटना बस ड्राइवर अमर के साथ भी घटी, जो वाकई बहुत खौफनाक थी। आधी रात को अमर एक बिल्कुल खाली बस चला रहा था। अचानक उसे रियर व्यू मिरर में एक धुंधले चेहरे वाला यात्री दिखाई देता है। अमर ने फौरन बस रोकी और चेक किया, लेकिन पूरी बस खाली थी। जैसे ही वो वापस अपनी सीट पर बैठा, उसके कान में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है।
इस खौफ ने अमर को इतना अंदर तक हिला दिया कि उसने हमेशा के लिए रात की शिफ्ट ही छोड़ दी। तहकीकात, डीसीपी अरविंद की एंट्री। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब एक सुलझे हुए और बेहद लॉजिकल पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद इस मामले की जांच करने भैरवपुर पहुंचते हैं। डीसीपी अरविंद का मकसद एकदम साफ था, इस पूरे अंधविश्वास को वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से गलत साबित करना। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस हवेले में गए, लेकिन उनका सारा पुलिसिया तर्क तब धराशायी हो गया जब उस वीरान और घने अंधेरे खंडहर में किसी अदृश्य हाथ ने उनके कंधे को छुआ। और सिर्फ छुआ ही नहीं, बल्कि कानों में एक आवाज आई जिसने उन्हें तहखाने में जाने की चुनौती दे डाली। अब ये डर एक नई शक्ल ले चुका था, और वो थी सच जानने की बेकरारी। रीना ने समझ लिया था कि भागने से तो बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने मास्टर अनिरुद्ध, अंकित और डीसीपी अरविंद के साथ मिलकर एक टीम बनाई। अलग अलग बैकग्राउंड के ये 4 लोग अब हवेली के इस खौफनाक तहखाने में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मकसद सिर्फ एक था, इस डरावनी आहट के पीछे का असली सच बाहर लाना। जरा सोचकर देखिए, रात के ठीक 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान अपनी ही धड़कन सुन ले। जैसे ही उन्होंने हवेली के पीछे का वो जंग लगा भारी दरवाजा खोला, सीलन और बदबू की एक भयंकर लहर उनके चेहरों से टकराई। अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए जब वो उस ठंडे तहखाने के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई चौकी दिखाई दी, लेकिन असली खौफ अभी उनके सामने आना बाकी था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही तहखाने की दीवार पे पड़ी, वहां खून से लिखा हुआ एक संदेश चमक उठा। मेरा श्राप अनंत है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये लाइन कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक ऐलान था। अब उन चारों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उन्होंने एक ऐसी जगह कदम रख दिया है जहां से शायद जिंदा लौट पाना मुमकिन नहीं है। ललिता की मालकिन, उस तहखाने के घने अंधेरे कोने से अचानक एक सफेद धुंधला साया सामने आता है और खुद को हवेली के असली मालकिन ललिता बताता है। और यहीं से सामने आती है इस पूरी खौफनाक कहानी की असली जड़। 100 साल पहले ललिता के अपने ही पति ने दौलत के लालच में उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में। मिट्टी के नीचे सांस लेने की वो तड़प, बाहर निकलने के लिए पैरों का छटपटाना और उसकी अनसुनी चीखें, यही सब मिलकर वो शापित आहट बन गई जो 1 सदी से उस हवेली में गूंज रही थी। वो आहट कोई और नहीं बल्कि ललिता की मौत की दर्दनाक तड़प थी। सच सामने आते ही ललिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऐलान किया कि जो भी इस सच को जान लेता है वो उसके श्राप से कभी नहीं बच सकता। और फिर पूरा तहखाना बुरी तरह कांपने लगा। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि अब वो कदमों की आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर तरफ से, चारों ओर से गूंजने लगी थी। वो चारों अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर हवेली से बाहर की तरफ भागे। बाहर आते ही डीसीपी अरविंद ने एक बेहद क्विक और लॉजिकल फैसला लिया। उन्हें लगा कि इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस हवेली का नामो निशान मिटा देना। उन्होंने सोचा कि अगर इस पूरी हवेली को आग लगा दी जाए तो उस आग में ललिता के दबे हुए अवशेष भी जलकर राख हो जाएंगे और उसकी तड़पती आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। और उन्होंने बिना वक्त गवाए हवेली को आग के हवाले कर दिया। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई। अगले दिन पूरे गांव ने राहत की लंबी सांस ली और एक बड़ी सामूहिक प्रार्थना भी रखी गई। सबको लगा कि खौफ का वो काला अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। कई सालों बाद पहली बार भैरवपुर की रातें इतनी शांत और सुकून भरी गुजरी। ऐसा लग रहा था मानो ललिता की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी न खत्म होने वाली आहट। हवेली के जलने के कुछ दिनों बाद, जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक ऐसा वाकया होता है जो रूह कंपा देता है। रीना अपने कमरे में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक जानी पहचानी, खून जमा देने वाली ठंडी हवा अंदर आती है। रीना घबराकर पूछती है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसके कमरे के एक अंधेरे कोने से, ठीक उसके बिस्तर के पास से, उसी धीमी और खौफनाक आहट की आवाज फिर से आने लगती है। हवेली जल चुकी थी, अवशेष राख बन चुके थे, लेकिन वो आहट अब सीधा रीना के कमरे में पहुंच चुकी थी।
मतलब साफ था, हवेली को जलाना कोई समाधान था ही नहीं, क्योंकि वो आहट उस ईंट और पत्थर की इमारत से जुड़ी ही नहीं थी। वो कोई आम भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसा काला साया, एक ऐसा संक्रामक श्राप था, जिसे एक बार जो सुन ले, वो जिंदगी भर के लिए उस इंसान से जुड़ जाता है। वो खौफ अब हमेशा रीना और उन सभी लोगों के साथ चलने वाला था, जिन्होंने भी उस आहट को सुना था। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि कभी-कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न खोजना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ आवाजें अगर एक बार कानों में पड़ जाएं तो फिर वो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज रात किसी खाली कमरे में आपको अपने ठीक पीछे कदमों की आहट सुनाई दे, तो क्या पीछे मुड़कर देखना सुरक्षित होगा, या बेहतर यही है कि बस सीधे देखते रहें? जरा सोचिएगा।